वर्तमान भारत की सिचुएशन जानना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु बन गया है कि देश में चल क्या रहा है और देश की दिशा किस डायरेक्शन में निर्धारित की जा रही है। जय भारत हृदय जी, जय भारत शैलेंद्र जी। अधिक से अधिक साथियों को आप लोग शेयर करें ताकि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थोड़ा और संख्या में लोग जुड़ जाएं। ओमपाल जी जय भारत। फिर अपनी बात को हम शुरू करते हैं। और जो भी साथी लाइव आना चाहते हैं या कुछ अपने प्रश्न रखते हैं तो लाइव आकर के भी वे अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। नमो भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत। सुनील जी कटनी से, गुलशन जी जय भारत, विनोद कुमार जी जय भारत। नमो बुद्धाय सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। जगपाल जी नमो बुद्धाय, जय भारत। अधिक से अधिक शेयर करें, सभी मित्रों को बताएं और ये लिंक भेजें, क्योंकि हमारी जो पावर है वो आप ही लोग हैं और जन जन तक हमारा संदेश पहुंचाने में जो आप सभी का साथ और सहयोग रहता है, उसके लिए मैं आरपी मौर्य बीआरपी परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लगातार लोग जुड़ रहे हैं। सुनील कुमार जी, सुनील मौर्य जी जौनपुर से, जय भारत। दिनेश जी नमो बुद्धाय, विजय बहादुर जी नमो बुद्धाय। चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, आप लोग जुड़ते रहिएगा। साथियों, विषय बिंदु को आप देख रहे हैं, मोदी बनाम केजरीवाल। आप गहराई से राजनीति को समझिएगा। जनरली लोग राजनीति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, चेहरा देख करके किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं, लुटेरे और बदमाश को भी अपना नेता मान लेते हैं और अपना कीमती वोट यह निर्धारित नहीं कर पाते हैं। रविंदर जी नमो बुद्धाय, जुड़ते रहें। हम सभी कमेंट्स को लास्ट तक देखेंगे जरूर और आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो है ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। रविंदर जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात को रख लूं, उसके बाद आप लाइव आकर के अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि हम क्या कहना चाहते हैं इस चीज को आप ऑब्जर्व कर लें, देख लें और समझ लें, और उसके बाद जो भी आपकी राय होगी उसको हम सुनेंगे भी और प्रयास हमारा रहेगा कि आपको संतुष्ट करें। साथियों, मैंने ये बताया आपको अभी कि हम लोग बिना जाने समझे, बिना पहचाने किसी को भी नेता मान लेते हैं और अक्सर उसको नेता मानते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं। जिसको जानते हैं उसको नेता नहीं बनाते हैं। जो आपके घर का है, आपके परिवार का है, आपका कोई सगा है, उसको उसके अंदर हम ये फील करते हैं कि कैपेसिटी नहीं होगी, लेकिन जो बाहर से होता है उसको हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी देखी जा रही है सोसाइटी में। अक्सर आप लोगों ने कहावत पढ़ी होगी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं।
जो दूर की ढोल होती है वो सुहामनी होती है। घर में बढ़िया फ्रेश दाल सब्जी चावल रोटी सब बन रहा होता है, लेकिन आपको पसंद नहीं आता है। आपको पसंद क्या आता है? होटल की बनी हुई चीजें और जो भी रेडीमेड चीजें होती हैं वो चीजें आपको बहुत ही पसंद आती हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। और कहीं ना कहीं जो बहुत रेडीमेड होती हैं उनमें धोखा भी होता है, ये चीजें आप जानते भी हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में हमारा इस पॉइंट को हम शुरू करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जातक कथा कह लो या वैसे रियल घटना पर आधारित है। तो मैं आपको बताऊं कि एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों भाई बड़े ही चतुर थे। तो ग्राम प्रधानी का चुनाव जब वो लड़ते थे तो उन दोनों में से, मीन्स दोनों तो नहीं लड़ते थे, लड़ता एक ही था, चुनाव हार जाते थे। तो दोनों ने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया गांव की, और जब देखा कि गांव की जनता एकदम बेवकूफ है, नादान है, उसको मदारी की तरह, मीन जैसे मदारी अपने दर्शकों को घुमाता है और नजरबंद कर देता है, और नजरबंद करके जो भी उसको दिखाना रहता है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो दोनों भाइयों ने पब्लिकली आपस में लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, FIR तक हो गया। तो गांव वालों को लगा कि जो है दोनों भाई आपस में अपोजिट हो चुके हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए पब्लिक की नजरों में। और जब चुनाव आता 5 साल के बाद, पहले ट्रायल में बड़ा भाई जीत गया। कैसे जीत गया? कि गांव में ही पक्ष और विपक्ष दोनों बन गए। पक्ष बड़े भाई के साथ है तो विपक्ष छोटे भाई के साथ है। इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई और लगातार मैं आपको बता दूं, कम से कम 50 वर्षों तक अदला बदली करके उन दोनों ने गांव की प्रधानी को चलाई। लोग जब बड़े भाई से नाराज हो जाते तो छोटे भाई की तरफ भाग जाते, और जब छोटे भाई की तरफ से नाराज होते तो बड़े भाई की तरफ भाग जाते। उनमें ये भावना ही नहीं थी कि हम लोग भी कभी प्रधान बनेंगे या हम लोग अपने बेटे बेटियों को खड़ा करें और प्रधानी को जीतें। तो कई सालों के बाद, 50 सालों के बाद, अब लगातार आपको पता है कि हमारे देश की जो यूथ है वो जग रही है। ऑटोमेटिकली मोबाइल, मतलब सोशल मीडिया हो गई या वैसे इंटरनेट सिचुएशन हो गई, तो लगातार जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे और आपसे कम से कम 20 गुना ज्यादा एक्टिव और जागरूक हो रही है। तो इन दोनों की जो चाल थी वो ज्यादा दिन तक चली नहीं। जब युवाओं ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि यार पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है कि दोनों भाई हैं तो अपोजिट में और एक दूसरे को जान के दुश्मन बने रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने किसी की जान नहीं ली, और लगातार प्रधानी एक बार इसके पक्ष में और एक बार उसके पक्ष में, और कभी भी एक भाई ने दूसरे की जांच और पड़ताल भी नहीं कराई। जितने घोटाले होते हैं, जो भी गलत तरीके से पैसे खाए जाते हैं, उसकी जांच भी नहीं करवाई। बस ये कहते, जब इलेक्शन आता तो ये कहते हैं कि इस बार इसको जेल पहुंचा देंगे, इस बार इसको सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, इतना रुपया खाया, उतना ये किया, तमाम चीजें पब्लिक के बीच में लाती और पब्लिक उल्लू बन करके जो है उनको देखती सुनती। जब उनका जो है जो चीज समझ में आ जाता, मतलब जो समझाने में एक्सपर्ट हो जाता या एक्टिव हो जाता या समझा पाता, जनता उसकी तरफ भाग जाती। साथियों, ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, ये स्टोरी एक गांव की ही नहीं है। आज पूरे
देश में चल रही है और हमें और आपको समझने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप वीआरपी को या आरपी मौर्य को नेता नहीं मान सकते हैं या पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान सकते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग खुद नेता बन करके देश की बागडोर को संभाल लीजिए। या तो सपोर्ट करिए और या तो कदम से कदम मिला के चलिए। और अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप लोग नेता बनिए। और जब भी आप नेता बनेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि आप हमारे ही मिशन को सफल बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो हर व्यक्ति का सम्मान, अधिकार, भागीदारी, मतलब भारत देश सबका है। सभी लोग भारत देश के पुत्र हैं, भारत माता की संतान हैं, तो हर किसी का सम्मान, अधिकार मिलना चाहिए। कानूनी व्यवस्था सबके लिए लागू होना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन किसी किसान का बेटा आम नागरिक देश का प्रधानमंत्री बनेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, आज का जो विषय बिंदु है वह विषय बिंदु है केजरीवाल बनाम मीन्स मोदी बनाम केजरीवाल। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव सामने है और बीजेपी मीन्स आरएसएस ले लीजिए। आरएसएस की 3 पार्टियां इस समय काम कर रही हैं मेनली आपके उत्तर भारत की अगर बात करूं मैं तो। एक तो आम आदमी पार्टी, दूसरी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और तीसरी काम कर रही है कांग्रेस, जो दिल्ली में तीनों के तीनों दिल्ली के बहुत नजदीक है। और एक बड़ा भैया है, एक छोटा भैया है और एक मझला भैया है, समझ रहे हैं। और तीनों के इतिहास के बारे में आपको पता है, उस पर भी मैं फोकस करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ले चलता हूं आरएसएस की तरफ। आरएसएस का जो एजेंडा है, आरएसएस आपको पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। लोग उसको, हमारे जो हिंदू भाई हैं वे नहीं जानते हैं, समझते नहीं हैं। उनको ये लगता है कि हिंदू की रक्षा करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ही समर्थ हैं और हिंदू की रक्षा करने के लिए कोई पार्टी या हम समर्थ नहीं हैं। साथियों, आरएसएस ने हिंदू व्यवस्था को सपोर्ट किया है या कर रहे हैं, या जिसने भी वर्ण व्यवस्था को बनाया, आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके माता पिता हैं, आपके लिए समर्पित रहते हैं, जी जान से लगे रहते हैं और कंप्लीटली आपका उद्धार चाहते हैं। उद्धार मीन्स बेनिफिट चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। तो जब भी घर में 1 किलो सेब आता होगा तो आपने देखा होगा कि जो सबसे खराब सेब होता होगा वो चीज आपके माता पिता खाते होंगे और जो अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं वे आपको खिलाते होंगे। तो जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को बनाया, वे लोग इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर क्यों? सबसे नीचे हो जाना चाहिए था। अगर हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था जरूरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण को सबसे नीचे, निचले पावदान पे आ जाना चाहिए था और शूद्रों को या क्षत्रियों को या वैश्य को सबसे ऊपर कर देना चाहिए था और समाज की सेवा करते, क्योंकि समाज की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, तो उनको जो है सबसे बड़ा धर्म निभाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया। षड्यंत्रकारियों ने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर खुद को रखा। कहने का मतलब क्या है कि आपके माता पिता अगर सेब संतरे आपके घर में लेकर के आते हैं तो अच्छे सेब आप खुद खा लें, अच्छे संतरे खुद खा लें और जो उसमें कटे फटे या सड़े गले हैं वो आपको खिला दें और आप मजबूरी में खाते रहें। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा करेंगे, तुरंत आप विरोध कर बैठेंगे। लेकिन सिचुएशन देश की ऐसी है कि आप लोग लगातार इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं और विरोध करने के लिए आपके मन में ख्याल तो आता है लेकिन कदम नहीं उठता है। तो साथियों, उसी वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करने वाली या उसको परवरिश देने वाली आरएसएस जो कंपनी है, वो भारत देश में हिंदू राष्ट्र की बात करती है और हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है।
पिछले भी मैं लाइव प्रोग्राम में आपको बताया था, हिंदू राष्ट्र का जो मतलब है वो हिंदुओं का कल्याण नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वर्ग को, जो सवर्ण कैटेगरी में है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, सवर्ण कैटेगरी में भी सभी नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको। कुछ हमारे सवर्ण भाई लोग हैं, उनको सवर्ण की वास्तविक परिभाषा भी नहीं पता है, उनको वर्ण व्यवस्था भी ढंग से नहीं पता है। लेकिन इसमें कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो पूरे देश को के सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं और लगातार आपके समाज में इस चीज को लागू करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो मैं उन षड्यंत्रकारियों की बात कर रहा हूं। तो वो षड्यंत्रकारी हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो हिंदू भाई इस चीज को सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने आप को पहचानें और इस प्रकार की मूर्खता का परिचय न दें। दूसरी बात क्या है कि भारत देश के अंदर संविधान लागू है। भारत देश में जो हमारा संविधान है, अतुलनीय संविधान है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और सभी व्यक्ति को समान अधिकार न्याय की बात करता है। और आपका जो संविधान है वो शोषण की बात नहीं करता है और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो शोषण की बात करती है। इसी चीज की लड़ाई है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जितने भी ब्राह्मण वर्ग मीन्स जो भी मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ब्राह्मण ना कहूं मनवादी कहूं, तो जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं उनको आपका संविधान पसंद नहीं है। और संविधान आपका समता मूलक व्यवस्था पर आधारित है, मैंने पहले आपको बता दिया। और समता मूलक की अगर मैं बात करूं तो ये देन किसकी है? भगवान बुद्ध की है, सम्राट अशोक की है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो भारतीय संविधान अपने आप में अतुलनीय है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और जब भी कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपको भड़काए तो मेरा आपसे निवेदन है कि जूता निकालो और 20 जूते पहले उसको मार दो, बाकी हम आपका केस लड़ लेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथियों, अब इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कड़ी में जैसे क्या होता है कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जैसे आपके घर में अगर पूरी सब्जी डेली बन रहा है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन डेली पूरी सब्जी आप नहीं खा पाएंगे। आपको मतलब डाइवर्सिटी मतलब एक दिन पूरी सब्जी है, दूसरे दिन दाल चावल है, तीसरे दिन कुछ और है, अगले दिन कुछ और है, मतलब वैरायटीज आपको पसंद हैं और आपको चाहिए होता है। ठीक ऐसे आप पॉलिटिक्स में जब आएंगे तो साइकोलॉजिकली जो सोशल लिस्ट हैं या समाज को जो रीड कर रहे हैं, स्पेशली मैं कहूं कि आरएसएस कंपनी के लोग, इन लोगों को ये पता है कि समाज की जनता कब और क्या चाहती है, किस प्रकार की हम जो है लॉलीपॉप इनके बीच में लाएंगे कि जनता जो है हमारे पक्ष में आ जाएगी या गुमराह हो जाएगी। जस्ट लाइक मदारी भी वो जानता है कि आदमी का दिमाग और जो है आंखें कहां तक काम करेंगे और उसी चीजों को वो पढ़ करके आपके नजर को बंद कर देता है। ठीक वैसे ही हमारे जितने भी SC ST OBC के संगठन चल रहे हैं इनमें ना तो एकता है और ना तो वो समझ है कि वे वास्तविक राजनीति या समाज की वास्तविक स्थिति को समझ पाएं और मिल करके ऐसा कुछ स्टेप उठा पाएं कि समाज को सेटिस्फाई करते हुए सत्ता की तरफ अग्रसर हो पाएं। लेकिन वो आरएसएस दिन भर रिसर्च करता है और बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि अगर वो आरएसएस समता मूलक समाज की स्थापना करता तो शायद मैं लाइव नहीं होता या हम लोग पार्टी नहीं बनाते या हम लोग इस प्रकार से विरोध में नहीं आते। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि भारत माता की संतान, भारत माता के राष्ट्रभक्त, भारत माता के बहुत बड़े देश प्रेमी कहने वाले लोग ही इस देश में गद्दारी कर रहे हैं। तो साथियों, आरएसएस की इसी एजेंडे को सफल बनाने के लिए 3 पार्टियां आपके देश में चल रही हैं। और भी पार्टियां लगी हुई हैं और भी संगठन लगे हुए हैं, वे सारे आप जानते हैं। तो विशेष तौर से मैं 3 पार्टियों की बात करूंगा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को तो आप अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस को भी शायद लोग जानते हैं, लेकिन ये सब जितनी भी हैं वो सब विदेशी नस्ल के लोग हैं। मैं आपको बताऊं, जो मेन संचालन कर रहे हैं या जो इनकी थीम है वो विदेशी नस्ल की थीम से मिलती है। उदाहरण के लिए जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, उनका उद्देश्य था व्यापार करना, लूटना, देश का भला करना नहीं था। जब लूट करके और बेच करके थक गए तो उन्होंने कहा कि अपना भारत ले लो यार, और जाते जाते वक्त थोड़ी सी अच्छाई उन्होंने ये करी कि हमारा संविधान वगैरह के निर्माण में
काफी सपोर्ट किया और बोला कि एक सिस्टम बना के जाऊंगा, ये चीज उनके अंदर रही। नहीं तो चोर और लुटेरे कभी सिस्टम बना के नहीं जाते। तो ठीक है, ऐसी स्थिति है कि हमारे देश से काले अंग्रेज तो गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी काले अंग्रेजों का बोलबाला है और इनको देश से खदेड़ना है। जब तक आप देश से खदेड़ोगे नहीं, तब तक ये देश मीन्स भारत माता हमेशा रोती रहेंगी और परेशान रहेंगी और कभी भी आपको इज्जत और सम्मान अधिकार इस देश में नहीं मिलने वाला है। तो आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं। हमारे मौर्य समाज के लोग, हमारे एसटी एसटी ओबीसी के नए नए लड़के जिनको अभी राजनीति के ABCD नहीं पता है, वे लिखते हैं फेसबुक पर कि जो है केजरीवाल बहुत अच्छे से मोदी को चैलेंज कर रहा है और बहुत अच्छे से जो है ट्रीट कर रहा है, कंपटीशन में है, तमाम चीजें। ऐसे युवाओं के विचारधारा और सोच को देख करके बड़ा दुख होता है कि वे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी पैदाइश कहां से हुई है? अन्ना हजारे के बारे में आप जानते हैं। अन्ना हजारे RSS का प्रोडक्ट, और RSS के प्रोडक्ट से निकला हुआ केजरीवाल का स्टेटमेंट खुद रहा है कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी RSS में थे। तो बात समझ में आ गई। जब पेड़ बबूल का है तो उसमें जो है खुशबूदार फूल और मीठे मीठे फ्रूट नहीं लग सकते हैं, बस आपको हरा भरा दिख सकता है। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को आनंदित महसूस कर सकते हैं कि लग रहा है कि नहीं अच्छा है, लेकिन आज नहीं तो कल चल करके आपकी जड़ों को काट देगा, ये मेरी गारंटी है। साथियों, केजरीवाल का जो टेस्ट है वो अगर दाल और चावल की मैं बात करूं तो मोदी जो है पूरी सब्जी का टेस्ट लेकर के आते हैं और कांग्रेस खिचड़ी का टेस्ट लेकर के आता है। मतलब अलग अलग वैरायटी है। अब आप क्या खाना पसंद करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आप मोदी से ऊब गए हैं तो केजरीवाल को चुन लीजिए, और अगर केजरीवाल से ऊब जाएंगे तो कांग्रेस को चुन लीजिए। मतलब घुमा फिरा के दिल्ली की जो सत्ता है वो इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच में रहेगी। इसके लिए बीजेपी भी कोऑपरेट करने को तैयार है, आम आदमी पार्टी भी कोऑपरेट करने को तैयार है और कांग्रेस भी कोऑपरेट करने को तैयार है। और तीनों की तीनों पार्टियां सवर्ण कैटेगरी के लोग चला रहे हैं, मींस मॉनिटर RSS से हो रहा है। अब SC ST OBC में सबसे पहले तो नेता बटे हुए हैं। अगर वे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो निश्चित तौर पर इनको भगाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारी जो वीर सपूतों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया तो इनकी कोई औकात नहीं है, इतना हम जानते हैं। लेकिन आपको संगठित होने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है कि अब जैसे 2024 का चुनाव आपके सामने है, 1-1.25 साल बचे हुए हैं, तो अभी से माहौल बनाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। जो भी 15 अगस्त को तिरंगा को लेकर के अमृत महोत्सव मनाया गया या जगह जगह तिरंगे को लेकर हर घर तिरंगे का नारा दिया गया है, यह राष्ट्रभक्ति आपके दिमाग में डाली जा रही है कि हम देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पे देखा होगा कि जो है बीजेपी के कार्यालय में या बीजेपी के नेताओं ने झंडा उल्टा पकड़ा हुआ है, या RSS का झंडा जो है वो आपके तिरंगे झंडे के ऊपर है, या तमाम प्रकार की इस प्रकार की स्थिति आपने देखी होगी कि लगातार तिरंगे का अपमान करने वाले बीजेपी वाले लोग ही हैं। अब आप सोचिए कि ये जो स्टंट चल रहा है देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का, और इस राष्ट्रभक्ति के स्टंट में आप बह जा रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब रही बात कि चलो ठीक है, मोदी को 10 साल हो गया, लोगों का जो है ध्यान भटक रहा है। और दूसरी बात क्या है कि चोरी, जैसे EVM की चोरी करके सरकार बनाते हैं, तो EVM की चोरी भी ज्यादा दिन तक अगर चलेगी
तो लोग कहेंगे जबरदस्ती हो रही है, या लोग एक बार नाराज हो गए तो कभी भी सत्ता इनके पक्ष में आने वाली नहीं है, मीन्स आरएसएस के पक्ष में नहीं आने वाली है। इसलिए उन्होंने एक दूसरा प्रोडक्ट को तैयार किया हुआ है, केजरीवाल। अब केजरीवाल के घर में सीबीआई छापा मार रही है, मीन्स घोटाले को लेकर के छापा मार रही है, और लगातार जो है स्टंट मीडिया पे चल रही है, केजरीवाल बनाम मोदी बनाम केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। हम लोग बैठ करके यूट्यूब पे, हम लोग बैठ करके टीवी पे लगातार इन्हीं चीजों को देख रहे हैं, मतलब टीआरपी हम उन्हीं की बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है कि कभी आपके एससी एसटी ओबीसी को राष्ट्रीय लेवल पर इस मीडिया वाले ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया? किसी भी, कितना भी, चलो मान लो मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, एससी एसटी में आपको चंद्रशेखर रावण ले लो, वो लड़का बड़ा क्रांतिकारी था लेकिन अभी तो डिस्टर्ब है, और मायावती जी को ले लो, अखिलेश यादव के ले लो, किसको मैं बताऊं? एससी एसटी ओबीसी में किसी भी नेता को राष्ट्रीय लेवल पर मीडिया प्रस्तुत नहीं करेगी, प्रधानमंत्री की केस में नहीं लाएगी। क्योंकि अगर हम लोग सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री लेवल तक पहुंच गए, तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान तो होगा। लेकिन कोई भी भाई अगर एससी एसटी ओबीसी का अगर मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो निश्चित तौर पर देश की स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा। पूरी समस्याओं का समाधान करे ना करे, लेकिन काफी सुधार आ जाएगा, क्योंकि इस ब्लड का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन मीडिया एससी एसटी ओबीसी नेताओं को जो है कभी भी फ्रंट पर लाने का प्रयास नहीं करेगी, और लाएगी तो खतरा उनके लिए बन जाएगा, इन आरएसएस के लिए बन जाएगा। और जितनी ये गोदी मीडिया हैं, चटर चटर दिन भर करती रहती हैं, मैं आपको बताऊं कि सब पेड मीडिया हैं, इन पर कभी भी भरोसा, इनकी खबरों पर कभी भी भरोसा आप ना करें। देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। और ऐसे निवेदन है कि सोशल मीडिया को जितना मजबूत बना पाए उतना बनाएं। अब साथियों, इसमें स्टैंड की अगर मैं बात कर रहा था, तो केजरीवाल ने अभी प्रस्तुत किया शिक्षा का मॉडल। अब शिक्षा के मॉडल को लेकर के केजरीवाल पूरे देश में अपना प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितना मोदी कलाकार है, ठीक है ना, उससे कहीं ज्यादा कलाकार आपका केजरीवाल है। ध्यान रखिएगा, उछल कूद में और जनता के बीच में झूठ का बोलकर बरगराने में, तमाम चीजों में। तो अभी इन्होंने जो है अमेरिका के एक पेपर में अपनी खबर छपवाई। अब बताओ अमेरिका में स्टडी का क्या सिचुएशन, क्या माहौल है, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया से कई गुना बेहतर होगा। अब उस बेहतर इंडिया के न्यूज को अमेरिका अपने पेपर में जगह देगा कि यहां पे कबाड़ी जो एजुकेशन व्यवस्था हमारे देश की है उसको छापेगा, उसके पास समय नहीं है। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में उस लेवल पर आ जाते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपके कई सारे समर्थक भी हो जाते हैं, और वो रेंज आप मेंटेन कर पाएंगे। कहने का मतलब, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं तो अभी हमारे साथ छोटे लोग जुड़ेंगे। जैसे जैसे पार्टी फेमस होती जाएगी, लोगों के बीच में पहुंचेगी, वैसे वैसे बड़े लोग भी जुड़ते जाएंगे पार्टी से, तो उनका लिंक जो है विदेशों से भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में केजरीवाल ने विदेशों में जो न्यूज पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम, और जो वो भी तो होता होगा, हमें जानने की जरूरत नहीं है कौन कौन टाइम है, उस विदेशी न्यूज में, ठीक है ना, पेपर में केजरीवाल ने खबर छपवाई। वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो न्यूज पेपर में सेम खबर, सेम तौर तरीका, सेम पैटर्न, सेम फॉन्ट भी छपा हुआ था। तो बात यहां पर स्पष्ट है कि वो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने या अमेरिकी न्यूज़पेपर वालों ने नहीं छपवाया, केजरीवाल ने वहां पर छपवाया, और बैठ के 3 दिन में बता रहा हूं मीडिया में दिखा रहा है, ये पेपर देखिए, ये देखिए, वो देखिए, हमारी खबर, हमारे शिक्षा का मॉडल अमेरिका में चल रहा है। अब सोचिए कि आपने बड़े बड़े महापुरुषों का नाम सुना होगा जिन्होंने हमेशा समाज कल्याण में लग करके काम किया। सम्राट अशोक की बात करो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करो, भगवान बुद्ध की बात करो, कभी उन्होंने कहा कि मैं महान हूं, या कभी उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं? ऐसा कभी कोई भी महापुरुष नहीं बोलता है। अगर वास्तव में वो अच्छा है तो उसका काम दिखना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊं, काम पर अगर आ जाऊं तो दिल्ली में जैसे मोदी ने गुजरात मॉडल पेश किया था,
आप लोगों ने मोदी को सिलेक्ट इसीलिए किया ना कि गुजरात पूरा का पूरा डेवलप हो गया है, पूरी तरह जो है वो हर व्यक्ति सुखी और संपन्न है, जबकि गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने मीडिया वालों ने चटर चटर करके इस चीज को पेश किया कि गुजरात जो है वो चांद पे पहुंच गया है। गुजरात चांद पे पहुंच गया और उसी चांद से उतर करके आपके नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया। सेम ऐसी ही कंडीशन है, ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि दिल्ली में स्कूल का मॉडल पूरी तरह जो है मेंटेन हो चुका है, मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और उसी स्कूल मॉडल के आधार पे 2024 का चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल अपना साठगांठ बना रहा है बीजेपी के साथ। साथियों, कभी आप दिल्ली आइए, हम इस समय दिल्ली में ही हैं, और अभी दिल्ली में आप आइए, और मेरा टारगेट अभी दिल्ली नहीं है, इसलिए हम जमीनी लेवल पर जाकर के स्कूल वगैरह का बजट नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं चाहूं तो 2 दिन के अंदर केजरीवाल का कंप्लीट वीडियो के साथ चीरहरण कर सकता हूं। लेकिन सिचुएशन जो है इंटरनल में बता रहा हूं कि दिल्ली के जो स्कूल हैं उनकी दीवारें मेंटेन की गई हैं, ठीक है, केवल पुताई हुई है, केवल कुर्सी डेस्क मेज और टेबल सही हुआ है। समझ रहे हैं? स्कूल की जो शिक्षा है उस शिक्षा का वास्तविक अर्थ न केजरीवाल को पता है, न नरेंद्र मोदी को पता है, और न आरएसएस एंड कंपनी को पता है, मीन्स कांग्रेस को पता है। वास्तविक जो शिक्षा होती है उस शिक्षा पर ये लोग कभी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने वास्तविक शिक्षा पर काम कर दिया तो हर व्यक्ति, हर युवा इस देश का जो है एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएगा, और हर युवा मेरी भाषा बोलेगा। हर युवा अन्याय, पाखंड, झूठ के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस लेगा। और अगर हर युवा कमर कसता है तो बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो कहां रहेगा? आप सोचिए जरा। और वो अपना अस्तित्व तो मिटाना नहीं चाहेंगे किसी भी कंडीशन में। तो साथियों, दिल्ली के हर स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है, आप उनको इन्वेस्टिगेट करिए, जाइए कभी आइए तो हर स्कूल में आपको मंदिर मिल जाएगा। अब बताओ स्कूल में मंदिर की क्या जरूरत है? केजरीवाल का सबसे पहला तो मॉडल आप समझ लीजिएगा, हर स्कूल में आपको मंदिर मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हर रजिस्टर पे सरस्वती जी की फोटो छपी मिलेगी। अब स्कूल में मंदिर का क्या काम है? दूसरी बात, रजिस्टर में सरस्वती का क्या काम है? बच्चों के दिमाग में जब पहली और प्राइमरी पाठशाला में बच्चा जाता है तो ये बता दिया जाता है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हें स्कूल आना और जाना है, हम लोग सैलरी पा रहे हैं, और जो भी करेंगे वो भगवान करेंगे। अब भगवान का ना आता है, ना पता है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई सेटिस्फैक्शन है, लेकिन हमारे देश के बच्चों को अंधविश्वास में झोंक दिया जा रहा है, और अंधविश्वास में झोंक करके ये बताया जाता है कि तुम्हारा उद्धार यही लोग करेंगे। उसके बाद और आ जाइए, किसी भी स्कूल का, मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, किसी स्कूल का सर्वे एक दिन का करके आप मुझे बताइए कि आज उस स्कूल में जो अध्यापक गण हैं वो क्या क्या पढ़ाए, कितना काम उन्होंने असाइनमेंट, कितना काम उन्होंने बच्चों को दिया। मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास को पढ़ा रहे हैं, दिन भर बच्चे बैठे रहते हैं, शाम को कोई होमवर्क नहीं मिलता है, दिन भर की पढ़ाई में एक पेज भी बच्चों का नहीं भरता है, ना कोई राइटिंग है, ना कोई डिक्टेशन है, ना कुछ, बस मॉडल स्कूल पेश किया जा रहा है। बाहर से विरोध कौन करे? जितने बीजेपी वाले खुद भ्रष्ट हैं। दूसरी बात, उनको खुद पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं पता है। तीसरी बात, वो जाकर जमीनी लेवल पर अगर गड्ढा खोदेंगे तो उनके लिए भी गड्ढा खुद जाएगा। तो उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं, तो अब ये कर करके मॉडल बना रहे हैं। तो मेरा केजरीवाल से प्रश्न ये है कि अगर आपका स्कूल मॉडल पूरी तरह सफल है तो मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ जानी चाहिए, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइमरी को ही ले लीजिए, वे सारे के सारे बंद हो जाने चाहिए थे। लेकिन अभी तक नहीं। प्राइवेट जो स्कूल हैं वे सारे के सारे धड़ल्ले से चल रहे हैं, बहुत आराम से पैसे कमा रहे हैं, 5-5 हजार 7-7 हजार रुपए पर मंथ एक बच्चे की फीस को चार्ज कर रहे हैं। तो कहां है तुम्हारा स्कूल मॉडल? तो मैं इस केस को लेकर के
दिल्ली के सीएम केजरीवाल और टीम को मैं चैलेंज करता हूं, कभी भी अगर ये मेरा वीडियो वहां तक पहुंचे, वैसे ये करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं सवर्ण कैटेगरी से होता, मैं आरएसएस से होता, तो निश्चित तौर पर ये हमें क्वेश्चन कर लेते और कहते नहीं चलो दिखाओ, तो हमारा भी प्रचार होता। लेकिन इनकी औकात नहीं है, मैं बता दूं, कि वो हमारे साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा लें या हमारे साथ खड़े होकर के किसी स्कूल का सर्वे करवा लें। उनको डर इस बात का है कि अगर ये सर्वे हो गया तो कल आरपी मौर्य भी नेशनल लेवल पर पब्लिश हो जाएगा, और अगर नेशनल लेवल पर पब्लिश हो गया तो जनता इसको भी सुनना शुरू कर देगी और कल ये भी नेता की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ना मीडिया, ना बीजेपी वाले, ना कांग्रेस वाले, ना आरएसएस वाले, कोई भी, आप मेरी जगह आप बैठ करके देखिए तो भी आपको इग्नोर कर दिया जाएगा और आप कितना भी रहिए परेशान, लेकिन समस्या का समाधान आपके साथ नहीं होने वाला है। तो केजरीवाल नंबर 1 का झूठा इंसान है और निहायत धूर्त इंसान। मैं बता दूं आपको, केवल ये नौटंकी और ड्रामा है स्कूल मॉडल का 2022 को लेकर के और 2024 को लेकर के। अब 2024 में जब मीडिया दिन भर चटर पटर करती रहेगी तो केजरीवाल दिल्ली में आए तो दिल्ली के नजदीक पहुंचने में देर नहीं। लोगों को भी लगता है कि भैया दिल्ली में ही मोदी जी भी रहते हैं और दिल्ली में भी केजरीवाल भी रहता है, तो कुर्सी बदलने में देर थोड़ी लगेगी, 2 मिनट में उस पर बैठ सकता है। और आरपी मौर्य या कोई भी SC ST OBC का नेता लखनऊ में रहता है या जो है किसी अदर स्टेट में रहता है, उसको यहां से आने में समय लगेगा। लोगों की सोच बता रहा हूं। तो मीडिया वाले दिन भर मोदी केजरीवाल, मोदी केजरीवाल, मोदी केजरीवाल, ठीक है ना, ये लगा करके बैठे हुए हैं। आगामी 2024 में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा पक्ष और विपक्ष, और सब खत्म है, विपक्ष में सब खत्म है, केवल 2 लोग चलेंगे और आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो A भारतीय जनता पार्टी, B कांग्रेस, C केजरीवाल। इन्हीं तीनों विकल्प में से आपको विकल्प चुनना है कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अब आप बताइए, आरएसएस की कंपनी वालों ने 3 पार्टियां खड़ी की और तीनों विकल्प उन्हीं के हैं और आप वोट तीनों में से किसी एक को देंगे। और इसमें जो है जो लूट मार चल रहा है, मीन्स किसका, ईवीएम का, वो जारी रहेगा। कहीं इधर ले गए, कहीं उधर ले गए, बीजेपी वाले तो चलाक ही हैं, तो वो काम करेंगे। तो साथियों, मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज के जो डिजिटल इंडिया है, इस डिजिटल इंडिया में इस तरीके की कंडीशन हो रही है, तो मेरा आपसे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कल आपका बेटा या आपकी आने वाली पीढ़ी कैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रेस में आएगी। और मान लेते हैं देश की समस्या नहीं भी है तो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रेस में आना हम लोगों का लाजमी है, जरूरत है। और बाकी तो आपको पता है कि देश में कहीं पर भी भागीदारी SC ST OBC को नहीं मिल रही है। यहां तक कि जो आरक्षण है उसे भी चाटे जा रहे हैं, नौकरियां आती हैं तो उसे यही लोग खा जाते हैं, तमाम अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, देश बेचे जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है, एंड सो ऑन। तो इन लोगों के लिए तो महंगाई की कोई बात नहीं होती, महंगाई की आम जनता झेल रही होती है। तो साथियों, मेरा ये प्रश्न है कि आप लोग भारत देश के जिम्मेदार नागरिक कब और कैसे बनेंगे, और इस सिचुएशन, जो ये बंदरों वाली सिचुएशन चल रही है, मदारी वाली सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन से कब वाकिफ होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को कब निभाएंगे, ये प्रश्न मेरा आपसे है। और आप अपने सुझाव हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी अगर किसी प्रकार की प्रश्न आपसे हैं तो आप लाइव आकर के हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखे गए आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देने के लिए तत्पर हैं। और मुझे लगता है कि आज का जो प्रोग्राम है वो काफी हद तक मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। बाकी मेरा बार बार निवेदन यही है कि जिम्मेदार नागरिक बने। बातें बताने के लिए बहुत कुछ है, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने, बहुत कुछ आपको बता के चले गए। लेकिन समस्या इस देश की है कि हम लोग जो है अपने उचित मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाए, और अगर उचित मार्ग का अनुसरण कर पाते तो भारत देश को तीसरी आजादी दिला देते अब तक। फिलहाल संघर्ष जारी है और आज नहीं तो कल भारत पूरी तरह आजाद होके ही रहेगा। साथियों, कोई लाइव आना चाह रहे थे भाई, जो भी लाइव आना चाह रहे हैं आ जाएं, हम थोड़ा वेट कर ले रहे हैं आपका, और आपके प्रश्न का उत्तर हम देना चाहेंगे। बीच में लाइव आने से काफी डिस्टरबेंस हो जाती है और जब पूरी बात हम बोल नहीं पाते हैं, बात कट जाती है, तो ये अधूरा रह जाता है।
कौन है? अमित कुमार जी, स्वागत है आपका। अमित कुमार, ऑनलाइन आपसे जुड़ रहे हैं अमित कुमार जी। और धर्मवीर साकिया जी, आप हमें सुन रहे हैं? जय भारत, जय बीआरपी। हाँ बिल्कुल, स्वागत है अमित कुमार जी। अपना परिचय दें प्लीज। नमस्कार सर, मैं अमित कुशवाहा हूँ। जी जी, स्वागत है अमित और कुशवाहा जी। शायद, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, आपसे मैं यूपी का हूँ, मऊ डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और आपसे, हाँ, आपसे एक बार बात हुआ है और शैलेंद्र जी के टच में मैं रहता हूँ हमेशा। ओके ओके, वेरी नाइस। कहिए, अपनी बात कहें सर अमित जी। लो, फिलहाल अमित जी कट गए हैं। हो सकता है कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो। खैर साथियों, अभी भी हम 1 मिनट 2 मिनट आपका वेट करेंगे। कोई भी साथी अगर लाइव आना चाहते हैं, स्वागत है। और एक बात मैं आपको और बता दूं साथियों, कि कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइएगा कि भाई हम घर बैठे रहें और हमें सब प्रोडक्ट मिल जाए। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरह समर्पित है आपके लिए, और आपकी पार्टी है। और जब आप पार्टी को स्टैंड करेंगे, नेता को खुद बनाएंगे और पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर कल ये पार्टी आपके लिए काम करेगी। और जो नेता आप बनाते नहीं हैं, आरएसएस बना के बेचती है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए। कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य से बड़ी उम्मीद रखते हैं, तो मुझे उनकी मूर्खता पर हंसी आती है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कभी भी, आज तक मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, समाज का एक भी काम नहीं किया होगा। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर वो दिखा दें कि मैंने समाज का एक काम किया जो सर्वलोक हित में है, तो निश्चित तौर पर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन तमाम लोग जो है उम्मीद लगाए रहते हैं कि जो है केशव प्रसाद जी ने जो है समाज के नेता हैं या समथिंग, और जिस मोहरे को वो प्रेजेंट करना चाहती है बीजेपी, या जिस जाल को फेंकना चाहती है, उसी जाल में फिर वो फंस जाते हैं। और मैंने सुना है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, स्वामी नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी को फिर से जो है इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो वो बना रहे हैं, वो नेता जो है खुद बना रहे हैं, और आपको, आपकी वोट को जो है फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो अगर आप फंस रहे हैं तो गलती आपकी है साथियों। देश के अंदर, समाज के अंदर गंदगी बहुत है, ठीक है ना। आपको क्या लेना है, क्या खाना है, ये आप पर निर्भर करता है। कुछ लोग कहेंगे जैसे बीड़ी सिगरेट दारू है, कहेंगे ये बड़ा ही खतरनाक है, जहरीला है, तो सरकार को बंद कर देना चाहिए। फिलहाल अगर सरकार बंद भी कर दे, तो तमाम चीजें खाने के लिए आप जहर खा लोगे, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ना आरपी मौर्य ना कोई सरकार। इसलिए भगवान बुद्ध ने सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में कह दिया, और दीपो भव, ठीक है ना। अपना मालिक खुद बनो और खुद निर्णय लो। जो जैसा निर्णय लेगा वैसा ही रिजल्ट उसके सामने मिलेगा। और अगर आपने जिस दिन सही निर्णय लेने की ठान ली, निश्चित तौर पर आपकी ही समस्या नहीं, पूरे भारत की समस्या का समाधान होगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस लाइव प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करें, सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। सभी बीआरपीएन से मेरा निवेदन है, बीआरपी की कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाते रहें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और सदस्यता दिलाएं। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्टी उतनी ही स्टैंड करेगी। चलते चलते एक बात मैं और आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र पार्टी है। इसको कभी भी भविष्य में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इस प्रकार की जितनी भी पार्टियां जिन्होंने समाज का शोषण किया है, इनकी जरूरत नहीं है। और कभी भी इनके बैनर के नीचे, कभी भी इनके छांव में, कभी भी इनके अंडर में काम नहीं करेगी। स्वतंत्रता पूर्वक अशोका राज की स्थापना की तरफ अग्रसर होगी। बस आप लोगों से मेरा
मात्र ₹1 पर डे का सपोर्ट का जो अनुमोदन है, रिक्वेस्ट है, और साथ ही साथ आपका पूर्ण साथ और सहयोग चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और निश्चित तौर पर आप लोगों का साथ सहयोग बना रहेगा और पार्टी आज नहीं तो कल पूरी तरह सफल होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।